अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मैं भी आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं, अच्छे हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और हम शो का आगाज़ करते हैं। शो का आगाज़ मैं इस शेर से करना चाहूँगी, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। बिलाशुबा हम इस दुनिया की रौनक हैं और इस दुनिया की जन्नत भी जो है वो हमसे है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज़्ज़त हैं। औरत हर रूप में काबिल एहतराम है। अगर वो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत आ जाती है, अगर बेटी है तो रहमत बन जाती है, बीवी है तो ढारस बन जाती है, बहन है तो घर की रौनक बन जाती है। औरत हमारे माशरे का वो अहम किरदार है जिसकी हिम्मत और उसका जो हौसला है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। वो अगर कुछ करने की ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी से हल कर लेती है, आसानी से जो काम सोचती है वो कर जाती है। आज 8 मार्च है, आज एक ऐसा दिन है, आज का दिन ख़वातीन के नाम है और मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, नाज़रीन को पता चल गया होगा कि आज हम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और आज बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं जहाँ ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बात की जाएगी। ख़वातीन इस दुनिया में निस्फ आबादी पे मुश्तमिल है और ये आधी आबादी आज भी अपने हक के लिए ये नारे लगा रही है और कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पे आधे इंसानों को उनका हक नहीं दिया जाता है, उनका बुनियादी हक नहीं दिया जाता है। मगर इसके साथ साथ जो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे कि जिन मसाइल पे ख़वातीन इस वक्त आवाज़ उठा रही हैं, क्या वही वो जिन पे फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है या ये लड़ाई किसके साथ है, ये हक किस से मांगा जा रहा है? क्या ये मर्दों से हक मांगा जा रहा है, इस माशरे से मांगा जा रहा है, या आप इसी हवाले से आज बहुत सारे सवालात जो हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ हैं, एक ऐसी कामयाब खातून, एक एक्सपर्ट, एक काउंसलर और एक सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा सलमा जफर आसिम साहिब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये वुमेंस डे का प्रोग्राम मैं अब तक से कर रही हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट शो यहाँ पर फ़हीम के साथ था एंड और अभी मैं सिर्फ वही याद कर रही थी। क्या बात है। अच्छा सलमा जी, हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, जो औरत को जिन मसाइल का सामना है वो बुनियादी तौर पे वो क्या हैं जिनसे हम सब ने सोसाइटी ने और वो ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं उन सब ने मिल के लड़ना है, हिम्मत बांधनी है और उन मसाइल को हल की जानिब लेके जाना है? देखिए, हर किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश और ज़रूरत होती है। ख्वाहिशें जो हैं वो मतलब इग्नोर की जा सकती हैं, ज़रूरतें नहीं की जा सकती हैं, और उसी से हम कहते हैं कि ये हमारे हक़ हैं, ये हमारे हकूक़ हैं जो पूरे होने चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इसको इस अंदाज़ में देखती हूँ कि हम हुकूमत से तो जो चीज़ कह रहे हैं वो बहुत बड़े मसाइल हैं और उन्हें सॉल्व होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिसके अंदर है औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, स्पेशली इंटीरियर में हो रहा है, लेकिन बात कन्फ्यूजन की शायद इसलिए है कि हम यहाँ शहर में बैठकर ये आवाज़ उठा रहे हैं, तैयार होके बैनर्स उठा के जीन्स शर्ट पहन के हम उन औरतों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने घरों में चादरों में बैठी हुई हैं, जो आवाज़ नहीं निकाल सकती। इवन ये कि जब उन्हें मार भी पड़ रही होती तो उनकी आवाज़ बुलंद नहीं होती। तो थोड़ा सा क्लैश शायद देखने वालों के लिए और समझने वालों के लिए ये आ रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये औरत आवाज़ उठा रही है जो कि अपने घर के अंदर मजबूत है, आज़ाद है और उसको हर तरह की मतलब आज़ादी है कि वो कहीं भी जा सकती है, आ सकती है और उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो ये चीज़ें ज़रूर है, बट हाँ, हकूक़ हैं जो पूरे होने चाहिए, डिमांड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए, और उसके अंदर स्पेशली सबसे पहली बात ये कि बीइंग अ फीमेल ऑनर करना चाहिए, सही, उनकी इज्जत करनी चाहिए, औरत की हर हालत में इज्जत करनी चाहिए और इस बात को देखना चाहिए ताकि हम जब बाहर निकले तो हमें घूरती हुई आंखों को ये अंदाज़ा हो कि
एक मिनट रुके सर, यहाँ पर हमारे भी कुछ राइट्स हैं। हाँ अच्छा अच्छा प्लीज चलिए आप करें। अच्छा, आप हुकूक के हवाले से बात कर रही हैं, औरत के हक के हवाले से हमने भी बात की कि आज हम लाजमी उस बारे में बात करेंगे। आगाही होनी चाहिए कि क्या हमारा हक है, मगर इसके साथ साथ क्या जो एक खातून के, एक औरत के जो फ़राइज़ हैं उस हवाले से भी कोई आगाही के या कोई शऊर की कोई ऐसी एजुकेशनल आप समझते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है सोसाइटी में? नहीं आ रही। उस औरत की आगाही जो उसके फ़राइज़ की है वो कहाँ चली गई? जब हम बैनर उठा के एक आवाज़ उठाते हैं, I'm really sorry कि मैं ये बात कह रही हूँ, जब हम बैनर उठा के ये आवाज़ उठाते हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो, अपने बच्चे खुद पाल लो, अपने कपड़े खुद धो लो, मैं ये नहीं कह रही कि सोच गलत थी, ठीक है, मैं कह रही हूँ अल्फाजों का चुनाव गलत है, डिमांड करने का अंदाज। यहाँ पर यह भी आ सकता था कि मैं भी इंसान हूँ, अब मैं थक गई हूँ, हेल्प मी आउट, ठीक है, मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ शाना बशाना मिलकर कदम उठाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे घर में मिलकर मेरा हाथ नहीं बटा सकते? अगर हम ये चीज़ कहते, मेरा ख्याल है बीइंग आदमी आपको ये हजम करने में आसानी होती है, ठीक है। अगर मैं आपके करेक्टर पे बात करती, आपके किताब पे, ये हठधर्मी की बात है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि मैं मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठूं या ऐसे बैठूं, मेरी मर्जी, तो ये मेरे लिए ना एक बड़ी मजाक की बात है कि ये वो इशू नहीं है जिसको एड्रेस होना चाहिए। इधर मसला जहेज का हल होना चाहिए, इधर मसला घरेलू तशद्दुद का होना चाहिए, इधर जिनसी हरासगी और जिनसी ज्यादती के वाकयात को खत्म करने के हवाले से बात होनी चाहिए, ना कि इस तरह की बात। बिल्कुल फहीम, इसीलिए आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आप औरत मार्च के हक में हैं, कि आपको नहीं समझ में आया कि मैं हक में हूं या उसके अगेंस्ट हूं, मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस बात का क्या सही जवाब दूं, बिकॉज जो आप इस वक्त मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू एक दूसरे के सामने, ऑब्वियसली मीडिया ने जो चीज़ हो रही है वो दिखानी है, उससे जो लोगों को आगाही मिली है कि एक्चुअली व्हाट इज औरत मार्च, वो बहुत सख्त गलत है, वो नेगेटिव साइड पे चली गई। अगर यही बात बहुत तरीके से की जाती कि मेरी ज़रूरत है, मुझे बाइक चलानी है, और मैं इस अंदाज में कहती, ये भी कह देते आप कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरा किरदार है, आप मुझ पे उंगली मत उठाएं, आप मुझ पे तनकीद मत करें, तो बात समझ में आती। आपको ये बात, ये एक बात मैं कह रही हूँ, सुनने वाले शायद मेरी बात समझ जाएं, आप मान रहे हैं इस बात को कि आपकी ये सोच गलत है, आप खुद मानते हैं, तभी तो आपने कह दिया कि मोटर बाइक पे मैं अगर ऐसे बैठ जाऊं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सही, ठीक है? अच्छा, आप मानते हैं। जी, एक वक्फे का वक्त है, ज़हरा भी कोई अच्छे ख्यालात रखती हैं इस हवाले से, और ज़रा इनसे भी जानेंगे, हम ज़रा पूछेंगे कि आज औरतों के इस आलमी दिन पे ये क्या एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आसिम साहिबा, और अभी अभी टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीमा गज़ल साहिबा ने, जो कि ड्रामा राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा आपा, आपने हमें टाइम दिया। बात कर रहे हैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से। सीमा आपा, औरत मार्च की अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा है कि कुछ अरसे से ये रुझान जो है हमारे मुल्क में आ गया है। पिछले 2-3 साल से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जो नारे उसमें लगाए जाते हैं वो ठीक हैं, या आपको लगता है कि ये फेमिनिज़म को कुछ गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है? मैं चाहूँगी आप बताइए कि फेमिनिज़म की को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? देखो, मतलब औरत का मतलब है इंतहाई नफीस और इंतहाई शर्म हया की जो एक वो होती है, नस्वानियत जो होती है ना, उसमें जी, वो नस्वानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं जिन खवातीन को देखती हूँ कि वो सीना निकाल के निकली हुई है सड़कों पे, और हैरत की बात है कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला जो ट्रेंड चल रहा, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह की औरतें हैं। औरत ऐसी नहीं होती, औरत बिल्कुल ऐसी नहीं होती। औरत ने अपनी नफासत को, अपनी नजाकत को बरकरार रखना चाहिए आखिर तक। उसके अंदर ग्रेस होना चाहिए, उसको हर रिश्ते से उसको हर रिश्ते से को बरतना चाहिए। ये लोग जो है, ये तो किसी रिश्ते को बरतने को तैयार ही नहीं है।
सीमा जी, ये जितने भी ये जो नारों के हवाले से जो बात की गई है अभी, क्या आपको लगता है कि जो औरत के जो असल मसाइल हैं या जिन हकूक की बात की जा रही है, ये नारे, ये प्ले कार्ड्स और ये तंजीम के ये लोग, ये सही नुमाइंदगी कर रहे हैं उन सारे मसाइल की? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए ना कि जहाँ पर मसले होते हैं, जहाँ कोई हमारे माशरे में हमारे कोई इस तरह का जुर्म होता है खातून के ऊपर या बच्ची के ऊपर या कुछ, कभी आपने इन लोगों को नहीं देखा होगा। बात तो ये है ना कि जब वो खड़े होके हर एक का हक दिलाएं, अगर नहीं दिला रही हैं, आप एक खास दिन में खास उसमें आप लोग साड़ियां पहन के निकल जाती हैं और फिर वो नारे लगाती हैं और उसके बाद तो कोई मर आ जाए तो आप मोमबत्तियां जला देती हैं, उसके बाद फिर आप गायब हो जाती हैं। मैं बिल्कुल इस तरह की खातून को खातून कहती नहीं, समझती नहीं। अच्छा सुनो जी, एक और छोटी सी बात ये बताइएगा कि जो हमारे जो ड्रामाज हैं इनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, हमें ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। आप एक ड्रामा राइटर भी हैं, क्या आपको नहीं लगता ड्रामा में औरत को जिस कदर मजलूम दिखाया जाता है, हमारी औरत वाकई इतनी मजलूम है? आप हैं, ये सलमा जी बैठी हुई हैं, ज़हरा हैं हमारे साथ में। नेवर सवाल नहीं पैदा होता मजलूमियत का। और हमारे यहाँ मर्द को जिस तरह का सपाक और बेवकूफ दिखाया जा रहा है, ऐसा मर्द भी नहीं होता। औरतें साजिशें कर रही हैं, ऐसी औरतें भी नहीं होती। औरतें मजलूम हैं, जूते खा रही हैं, ऐसी औरतें भी नहीं होती। ये बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है। इन लोगों को चाहिए कि औरत को खराब ना करें। औरत की तस्दील है ये। इस वक्त औरत दुनिया के हर शोबे में मौजूद है और कोई मर्द ऐसा नहीं है जो, देखिए खास इलाके हैं, कुछ खास लोग हैं कि जो पाबंदियां लगाते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ औरत पर तालीम हासिल करने की कोई पाबंदी नहीं। सही। तो हर शोबे में जा रही है, हर शोबे में काम कर रही है, मजलूम नहीं है वो। मतलब वो जमाने नहीं है कि वो 2 रोटी के पीछे वो और 2 बच्चों की पैदाइश के बाद वो जूते खाती रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच सीमा जी, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपने ख्यालात जो है हमारे प्रोग्राम में देखने वालों तक बांटे, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इसी हवाले से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। सलमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे इसी हवाले से आज बात करें। सलमा साहिबा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अभी भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसा तबका है जो कि ख़वातीन को कमतर समझता है, कमज़ोर समझता है। आपको क्या लगता है कि हम वापस से दौरे जहालियत में आ गए हैं? क्योंकि अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम वो रिलीजन है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। आज से 1400 साल पहले अगर हम हज़रत खदीजा को देखें तो वो बिज़नेस वुमेन थी, तिजारत करती थी और मर्दों से बेहतर तिजारत करती थी। तो क्या कहेंगी? इसमें कोई शक नहीं है, जो हवाला आप दे रहे हैं हम उनके कदमों की खाक भी नहीं। और हम वाकई अगर दीन के ऊपर चलते हुए औरत के हकूक़ की बात करें, जैसे मैं आज पढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा है कि हाँ, इस्लाम के अंदर क्या हकूक़ हैं। मैं औरत मार्च की बात कर रही हूँ। तो अगर ये सिर्फ उसी को पढ़ लें तो आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम आया और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी कि जो औरत का मुकाम है चादर चार दीवारी का, हम उसमें एक चादर और एक चार दीवारी देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं इसका मतलब ये है कि बंद हो जाए शायद। लेकिन अगर उसे खोल कर पढ़ा जाए तो आपके पास इतने हकूक़ हैं कि आप एक महारानी की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपने अपने तबकात में रहते हुए। मैं ये नहीं कह रही कि अब एक निचले तबके में आप कहें मैं बादशाहज़ादी हूँ तो ऐसा नहीं, ये मुल्क मेरी जागीर है, ऐसा भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी सहूलत दी गई है कि आप घर के अंदर बैठे, आपको पका हुआ खाना भी मिलेगा, सारा कुछ होगा। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर करूंगी, ये बात ये मेरा क्वेश्चन था जब बोला गया और मुझे तब मेरे ससुर ने बताई थी ये बात। मैंने ये बात की, मैंने कहा मुझसे तो काम करवा रहे हैं घर का, मैं तो काम कर रही हूँ। तो
یہ کیا بات ہوئی؟ عاصم کا کام ہے مجھے پکا ہوا کھانا لا کر دیں، بنے ہوئے کپڑے سلے ہوئے کپڑے لا کر دیں، میرے بچوں کا خیال رکھیں، میرے آرام کا خیال رکھیں، مجھے الگ گھر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہنسنے لگ گئے، کہتے بیٹا پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے رہے ہیں نا، اس سے آپ بہت بہتر رہ رہے ہیں۔ آپ جس گھر میں تھے وہاں پر آپ کام بھی کرتی تھیں، گھر کی صفائی بھی کرتی تھی، بھائی کا خیال بھی رکھتی تھی، وہاں کھانا بھی بناتی تھی۔ ہم آپ سے وہ ساری ڈیمانڈز نہیں کر رہے، لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، تو یہ کسی کے سر پہ احسان بھی نہیں ہے۔ تو یو ہیو مطلب اپنے کہتے ہیں نا اپنا پچھلا حصہ دیکھو تو صحیح کہ پیچھے گھر میں کیا تھا اور کہاں سے آپ آ رہے ہیں۔ یہ بڑی سادی سی بات میں نے آج اس لیے کہہ دی کہ فہیم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شو کرتے ہوئے اب تک سے مجھے لگتا ہے میں دل کی بات کہہ سکتی ہوں۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات دیکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے کہ ایکچول ہم کیا ہیں، وہ کہتے ہیں نا اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اچھا سلمہ جی، جو چار دیواری والا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں نے یہ دیکھا کہ انڈسٹری میں بہت ساری خواتین جو ہماری کولیگز ہیں، ان سے جب ان کی لائف کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوئی، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آج ہم جو کر رہے ہیں یہ کرنے کے بعد ہم سکون سے اپنے گھر میں بیٹھیں، ہم اپنے گھر میں ایک مہارانی کی طرح زندگی گزار۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی زندگی کے لیے آپ کے پاس صرف ایک یہی پلان ہے۔ عورت باہر کام کر رہی ہے، جس طرح زہرا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، عورت کو باہر کام کرنے کا اختیار ہے، مگر ہر چیز کی ایک حد ہے۔ ہمیں یہاں پہ جو ختم کرنا ہے آج کے اس دن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، جہاں خواتین کو جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے تاکہ ہم سب ایز سوسائٹی مل کے اس کو ختم کرنے کی طرف آئیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک مرد نے یہ بات کی ہے کہ مہرانی کا مطلب کیا ہے، پیس، ایکچول کیا ہے، پیس، آپ کی سپورٹ بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے۔ اچھا لیکن جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، جنسی تشدد ہو یا خوف اور ہراساں کیا جائے، ہراسمنٹ کی جائے، اس کے بارے میں تو بالکل بات کرنی چاہیے اور ہر پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے، اور یہ وہ حق ہے جو عورت کے لیے مانگا جا رہا ہے، جس کی ضرورت مرد کو بھی ہے، ہمارے گھروں کے بھائیوں کا، ہمارے سب کے بھائیوں کو بھی ہے، ہمارے شوہروں کو بھی ہے۔ آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کے ایف ایم میں ہوں فہیم عباس، میرے ساتھ ہیں زہرا رضا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں جہاں پہ ہم ایک الگ موضوع پر بات کریں گے، اور موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے موجودہ سیاسی صورتحال۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیاست میں گرما گرمی نظر آ رہی ہے، یہ ویسے تو ہماری سیاست میں ہمیشہ ہی گرما گرمی رہتی ہے زہرا، مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ الگ الگ قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور ہر ایک کا ایک الگ نظریہ ہے، زاویہ ہے سوچنے کا، اور جتنے بھی تبصرے ہیں، جتنے بھی تجزیے ہیں، وہ بھی اس وقت بڑے مختلف آ رہے ہیں۔ تو آج اسی طرح کی ایک رائے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ دوست بھی بذریعہ کال ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام کا حصہ بنے اور اپنے سوالات اور اپنے خیالات جو ہے پروگرام میں پیش کریں۔ تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں امان اللہ خان پراچا صاحب، جو کہ پاکستان مسلم الائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جناب، آپ دونوں کا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ سر، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر حکومت کی بات کی جائے تو کیا وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، یا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک آئینی مدت کی بات ہے تو ہر سیاسی جمہوری جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ آئینی مدت پوری کرے، سوری، لیکن اس وقت صورتحال بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور آئینی مدت تو نہیں لگتا کہ پوری کر سکے، کیونکہ اب جو ہے سر مجھے لگتا ہے آپ کے خیال کے مطابق تو یہ حکومت 2.5 سال بھی پورا نہ کر پاتی۔ دیکھیے، آئینی مدت پوری کرنا تو اس کو 5 سال کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے یہ ملک پچھلے 2.5-3 سال سے معاشی اور سیاسی بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے آئین کے اندر، کہ صدر جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ وزیر اعظم اپنا اعتماد کھو چکے ہیں اور وہ جو ہے وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ ایسی جلدی میں افراتفری کے اندر ضرورت نہیں تھی، لیکن جب کر دیا چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، اعتماد کا ووٹ لے لیا، تو اس پر بھی بہت سارے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں۔ محسن داوڑ صاحب وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے نہیں تھے،
178 नहीं थे, 171 इतने मेंबर्स ही नहीं थे जितने वोट्स आए हैं, ये आपका कहने का मतलब। एक केओस क्रिएट हो गया, बहुत मामला खराब है। ये हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत हो, जो ताकतवर जमहूरी हुकूमतें होती हैं, ये जहाँ पर भी सेहतमंद जमहूरियत होती है वहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत मिल कर मुल्क को आगे लेके जाती है। डे वन से इस हुकूमत का ये तो रहा इम्तियाज़ रहा है, या नफरत, इंतकाम और ज़िद की सियासत चल रही है। अगर इसको बिल्कुल रिवर्स कर लेते तो शायद ये मुल्क इतना। अच्छा अमान भाई देखें, सर पीडीएम ने मुल्क को तबाह किया है, छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं शिबली फराज साहब, ठीक है, हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है। और मरियम नवाज साहब कह रही हैं कि 2 के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे। जब हमारे लीडरान इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि जनाब अवाम का जो है ना भला होने वाला है, या ये करेंगे या ये करेंगे, क्या इस तरह के सियासी माहौल के अंदर कभी कोई अवाम का फायदा हुआ है? कौमों ने तरक्की की है? देखिए बात यह है कि ये जो गाली गलोच की सियासत है ना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये पिछले 2.5-3 साल में आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे जो गालम गलोच का सिलसिला शुरू हुआ, कभी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी कभी भी आपने जमहूरियत या सियासत नहीं दिखी। और यही हुआ कि जब पार्लियामेंट के बाहर पीडीएम वाले या नून लीग वाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस दौरान में पीटीआई के लोगों ने वहाँ पे जो गुंडागर्दी की या जूते बरसाए या थप्पड़ मारे, तो ये सूरत यार कभी नहीं हुई। पार्लियामेंट के अरकान पार्लियामेंट हो या पाकिस्तान के अवाम हो, उनको कोई भी हो, उनको एक राय हक है, वो बात कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एक आपसे सियासी इख्तलाफ रखता हूँ तो मुझे आप थप्पड़े मारना शुरू कर दें, या मेरे मुंह पे स्याही फेंक दें, या मुझे गालम गलोच करना शुरू कर दें। तो ये सिलसिला अब शुरू हुआ। मगर पब्लिक से ऐसी मिसालें हमेशा से आती रही हैं, हम इनको बिल्कुल मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारा शुमार उन कौमों में नहीं है, मगर दुनिया भर में हमने ऐसी मिसालें देखी हैं कि बड़े बड़े लीडर्स, उनके ऊपर जूते बरसाए गए, उनके ऊपर कचरे फेंके गए, और ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं। बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं कि ऐसी, लेकिन जब एक पीक होता है ना, यहाँ पे और क्या होगी हमारे यहाँ जो चल रहा है, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और जो चल रहा है, मतलब आप देखें ना, आप एक इज्जत का एक सिस्टम होता है। आप गालिम गलोच कर रहे हैं, या आप मारपीट कर रहे हैं, या आप नारेबाजी कर रहे हैं, या आप इस हद तक गिर रहे हैं कि आपको ये नहीं ख्याल कि उस पार्लियामेंट में माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं। ये इस पार्लियामेंट को बारह रास्त भी इजलासों को दिखाया जा रहा है। तो तमाम जो अखलाकियात है वो उसको आपने पार हो चुकी बाला ताक रख के और आपने जो कुछ किया है, अब ये बुरहान चाहे पीडीएम ने पैदा किया चाहे हुकूमत ने पैदा किया, दोनों को दोनों ये वही लोग हैं जो 1% वो मोरोसी लोग हैं जो पिछले 73 साल से इस मुल्क के 99% लोगों का खून निचोड़ के रख दिया है। कौन सी तरक्की कराई है? आप खुद कह रहे कि कौन सी तरक्की कराई है इन्होंने इस मुल्क के लिए? कौन सा काम, कौन सा ऐसा बिल दिया हो जिसमें आवाम के लिए कोई बेहतरी आई हो? क्या मैं आवाम को आज कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आपके ख्यालात की सर हम कदर करते हैं। यहीं से दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा वक्फा आ गया, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, और हम इनसे सियासी जो सूरत हाल है मुल्क की उसके हवाले से बात करें। सर, चेयरमैन सेनेट के जो इंतखाब होने वाला है उसके लिए एक बार फिर कोशिशें शुरू कर दी हैं, चाहे वो हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो, दोनों ही अपने अपने इत्तेहादियों से राब्ते में। तो सर, हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही है सादिक संजरानी के लिए, जैसे वो पुरुमीद थी हफीज़ शेख की सीट के लिए। तो क्या आपको लगता है, क्या इस बार हुकूमत को कामयाबी मिलेगी या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जीत जाएंगे? देखिए, अदबी एतबार से देखा जाए तो हुकूमत के पास जो है वो 47 नंबर है, और पीडीएम और उनकी इत्तेहादी जमातों के जो है वो तकरीबन 53 है। और एक इसहाक डार साहब ने चूँकि ओथ ही नहीं लिया था, क्योंकि सेनेट में उसके लिए मेंबर के लिए टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं है, चाहे वो ओथ ले या ना ले। इस तरह 52 उनके पास है। अदबी एतबार से तो पीडीएम का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा,
लेकिन आपने देख लिया कि पिछली मरतबा जब सेनेट के संजनानी साहब के इंतखाबात हुए तो 14 PDM के लोग ज़्यादा थे, और जब हाथ उठा कर दिया गया तो 14 वोट ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद जब वो खुफिया राय शुमारी हुई तो PDM का उम्मीदवार हार गया, बजंजो साहब जो थे वो हार गए। सही। इसी तरह अगर अब कोई खुफिया हाथ ने काम ना दिखा दिया तो फिर PDM का उम्मीदवार ही जीतेगा। तो अगर PDM ने जो अभी सिलसिला जारी रखा है तो ये रुकने वाला नहीं है। सर कौन सा सिलसिला? बंदे खरीदने वाला, ये वाला जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इवन वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी तकरीर में बाकायदा एहतजाज किया है इस हवाले से, इस निज़ाम के बारे में कि ये किस मतलब क्या है ये कि जहाँ ओपनली पैसे दे के सीटें खरीदी जा रही हैं। नहीं तो ऐसा, हम इस निज़ाम के ऊपर बात करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है हमारे यहाँ सेनेटर की सीट बिकती है? सेनेट हो, असम्बलियों की सीटें जितनी भी हैं वो भी बिकती हैं, वो भी बिकती चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो इस निज़ाम को ख़त्म करना और इसका ख़त्म होना कितना ज़रूरी है? देखिए, उसको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में बाकायदा कोई कानून साजी होती है। उन्हीं लोगों के सामने जो खरीद के आए हुए सीटें, जो कानून साजी की नहीं है हुकूमत ने, और जो लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं उन्होंने संजनानी साहब को कैसे जितवाया। अंधा भी देख रहा था कि 14 वोट अपोजिशन के ज़्यादा थे, हाथ उठा के पार्लियामेंट सेनेट के इजलास के अंदर 64 वोट थे, और जब खुफिया राय शुमारी हुई 14 वोट उड़ गए। तो ये चाहे वोट बिका है या प्रेशर हुआ, बहरहाल जो उनकी अपनी राय थी वो तो नहीं दिया। जो भी निज़ाम की बात कर रहे हैं, खुफिया राय शुमारी के अगेंस्ट ही तो थे। हुकूमत को लोगों ने वोट दिया था निज़ाम की तब्दीली के लिए। ठीक है, निज़ाम की तब्दीली कोई नहीं की गई, क्योंकि निज़ाम की तब्दीली से मुराद ये है कि आवाम को पूरे इख्तियारात मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया था वक्फे में जाने से पहले कि 1% दो लोग हैं जो हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं 73 साल से, ये सूट नहीं करता उनको कि आम आदमी और मतवसत आदमी को जो है वो इख्तियारात दिए जाए और वो हुकूमत में आ जाए। जब तक, और अब ये वक्त आ गया है कि आम आदमी को उठना पड़ेगा, उसको खुद इंतखाब लड़ना पड़ेगा, इन जालिमों के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। क्या इस वक्त सूरत हाल है पूरे मुल्क में? आम आदमी को ये जो खास लोग हैं जो खरीदो फरोख्त सीटों की खरीदो फरोख्त से आए हुए हैं, क्या ये आम आदमी को काम करने देंगे, जगह बनाने देंगे, या उसको नहीं बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे ना। बिल्कुल, आपको मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ। पैसा, दौलत, जोर सब इस अशरफिया के पास है, ये 1% के पास है। आम आदमी को उसी तरह जद्दोजहद करनी पड़ेगी जो 47 में उन्होंने अंग्रेज से जान छुड़ाने के लिए की, जब आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जब आवाम का लीडर भी तो साथ थे ना उस वक्त। मैं वो कह रहा हूँ कि नहीं, ये तो कहाँ यहाँ के लीडर्स तो अभी कोई इस किस्म के लोग अगर होते तो आप यकीन करें लोग पाकिस्तान ही ना बनाते, लेकिन इनको देख के वो पाकिस्तान बनाते। आप और मैं कहते कि यार इस किस्म ये लोग यहाँ पाकिस्तान में इस तरह करेंगे। इन सब ने जितने बैठे हैं और जितने अपोजिशन में हैं, इनकी सब की जायदादें, प्रॉपर्टीज, औलादें सब बाहर है पाकिस्तान के, इनका स्टेक पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। मगर सर वो सारे झूठ कुछ सामने है, मीडिया के सामने है, अवाम खुद जानती है, कुछ को अदालतों ने साबित किए हुए हैं, या अगर सब कुछ हमें पता है अवाम को। आप अगर किसी एक शख्सियत का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं हाँ हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, हाँ हमें पता है उन्होंने पैसे खाए, लगाए भी तो हैं। अच्छा, इस किस्म का माइंडसेट जो है वो जब तक होगा, हम कैसे इन लोगों को गिरबान से पकड़ के बाहर फेंकेंगे इस निजाम से? आपने सही कहा कि लगाए हैं पैसे, यानी वो पैसा करोड़ों लगा के अरबों कमाने आते हैं। उनका ये पेशा है, ये उनका बिजनेस है। वो इस खिदमत करने के लिए नहीं आते, उनके दिमाग में है ही नहीं खिदमत करना। वो सिर्फ और सिर्फ करोड़ों लगा के अरबों कमाना उनका एक सिस्टम चल रहा है, वो चलता चला आ रहा है। और देखिए आप क्या इतनी तकलीफ़ है आवाम को, महंगाई, बेरोज़गारी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में ख़राब, हर किस्म की बर्बादी। अच्छा सर, शेख रशीद साहब ने हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली में इमरान खान साहब से दरख्वास्त की कि वो आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करें, आवाम को रिलीफ दें। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, दिखते रहिए न्यूज़ के।
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. امان اللہ خان پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امان صاحب، جیسے وقفے سے پہلے زہرا نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کا جو بیان آیا تھا اس میں یہ بات انہوں نے واضح کی کہ عمران خان صاحب کو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی کچھ واضح طور پہ اقدامات کرنے چاہیے. آپ اس سارے منظر کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے سارے مسائل میں اپنے آپ کو اس طرح وہ جکڑے ہوئے ہیں، انہی حالات میں رہتے ہوئے عوام کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں دے سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس لیے کہ یہ مسائل بھی انہوں نے اپنے خود پیدا کیے ہیں. اچھا. یہ جو سیاسی بحران اور معاشی بحران جو ہے وہ ان کو خود پیدا کرتے ہیں. اور جس طرح کی پالیسیاں حفیظ شیخ صاحب نے بنائیں، پورے پاکستان کو انہوں نے بری طرح تباہ و برباد کر دیا. ایسے صورتحال میں شیخ رشید نے اگر یہ کہا ہے اور عوام کی بات کی ہے تو بات کرنا الگ بات ہے، عمل کرنا الگ بات ہے. پریکٹیکلی کوئی ایسی پالیسی نافذ نہیں کی گئی جس کے تحت جو ہے ایسا ریلیف مل جائے کہ جو عوام جو ہے کوئی فوری امیڈیٹ آپ کہہ سکیں کہ ان کو سکھ کا سانس مل سکے. یہ خالی یہی دیکھ لیں کہ پیٹرول میں تقریباً 47 روپے سے لے کے 51 روپے پر لیٹر حکومت ٹیکس لیتی ہے. اگر بین الاقوامی سطح پر پیٹرول بڑھتا ہی ہے $1، $2، $3 پر بیرل بڑھتا ہے تو حکومت چاہیے کہ بجائے وہ وہاں پہ بڑھانے کے اس کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس میں کٹوتی کرے. کیونکہ یہ جو ہمارے پیسے سے ٹیکس جن کو ملتا حکومت اور حکمران اپنی شاہ خرچیوں میں لگے ہوئے ہیں. اپنی انہوں نے ان کو پروٹوکول دیکھے، ان کا چاہنا جو طرز حکومت زندگی جس طریقے سے وہ گزار رہے ہیں، شاید ہی پاکستان کا عام آدمی جانتا ہو کہ کس طریقے سے وہ مگر عام آدار میں ہے ہی نہیں نا. وہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جن کا اس سے آنے سے پہلے بھی یہی طرز زندگی تھا. اگر آپ آج کہیں کہ جناب بھٹو صاحب اس دور میں منرل واٹر پیا کرتے تھے جب اس کا پاکستان میں کانسیپٹ بھی نہیں تھا، تو وہ ویسے بھی امیر آدمی تھے. یا قائد اعظم صاحب کے بارے میں بات کی جائے کہ وہ مہنگے ترین کپڑے پہنا کرتے تھے، ان کے پاس وہ جس گاڑی میں سفر کرتے تھے، جہاں پڑھتے تھے وہ، تو ایک عام آدمی تو تب بھی افورڈ نہیں کر پاتا تھا. دیکھیں، جب آپ لیڈرشپ لیتے ہیں نا، اگر آپ مدینہ کی ریاست کی باتیں بھی تو کرتے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں، صحیح ہے. مدینہ کی ریاست میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پوری دنیا کے لیے مثال تھے. آپ کیسے رہتے تھے؟ اگر وہ چاہتے، اللہ پاک چاہتے تو ان کو دنیا کے ہر چیز ان کو مل جاتی ہے. لیکن انہوں نے کس طریقے سے ان کے گھر کو آپ نے دیکھا، ان کی بیٹی کے گھر کو دیکھا آپ نے. انہوں نے جس طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کی وہ سسٹم دیکھا. جب آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو خود بھی پہلے اپنے جسم پر 6 فٹ کے بدن پر وہی نظام لاگو کیجیے. جب آپ 400، 500، 300 کے نام کے گھروں میں رہتے ہیں اور عوام کی بات کرتے ہیں تو سر، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی نا سر، ایک کوشش کی، اور انہوں نے تو جائیدادیں نہیں بنانی جیسے باقی جو پرانے حکمران ہیں. پرانے نئے سب بنانے میں لگے ہوئے ہیں. صبح سے لے کے شام تک 72-73 سال سے یہ پاکستان کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پاکستان پہ رحم کھا رہا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ رحم کھا رہا ہے. یہ عوام رول گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے. سوال پھر گھوم کے وہیں آ گیا کہ اس نظام کو کیسے سیٹ کیا جائے. یہ بڑی بات ہے. یہ نہ کریں کہ چہرے بدلنا نہیں. اچھا، لوگوں کو خود دیکھنا ہے کہ یہ آدمی کل تک یہ گوہر ایوب کو دیکھ لیے کہ اوپر بیٹھا تھا وہاں مستقبل نون میں، پھر وہ آ گیا جناب کاف میں، پھر وہ آ گیا PTI میں، مگر بات پھر وہ کر رہا ہے سسٹم کی، نظام کی. بھائی نظام چہرہ بدل دیا ہے. نظام بدلنے کے لیے آپ کو ریولیوشنری اقدامات کرنے ہوتے ہیں. نظام بدلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بھی ویسے ہی بنانا پڑتا ہے. آپ کی سوچ تو فیوڈل ہے، آپ کا طریقہ کار سے فیوڈل ہے. آپ بات کرتے ہیں گراس روٹ پہ آ کے عوام کی، وہ پاسبل نہیں ہے. نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. وہی اسی وقت پاسبل ہو سکتا ہے جو عوامی اسٹائل کے لیڈرشپ اوپر آئے، عوامی لوگ اوپر آئے، عام آدمی اوپر آئے. یہ لوگ جو ہے ان کو، جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان بننے کے بعد یہ جو ٹولہ آیا ہے، وہی انہی کی نسلیں آگے چلتی آ رہی ہیں. اگر آپ نے ابھی وقفے سے پہلے یہ کہا کہ عام آدمی کو یہ لوگ نہیں آنے دیں گے، ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی تو یہ امید نہ رکھے. دیکھیں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ کیا میرا بچہ کل کو جو ہے کسی ایوان میں بیٹھ کے نمائندگی کرے گا، یا مطلب کوئی بھی ایک درزی ہے، کوئی اگر مکینک ہے کوئی، اس کا بچہ بھی جو ہے وہ سیاست میں آ سکتا ہے. کیا ایسا سوچ سکتے ہیں؟ بالکل، یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی. یہ ملک ان 22 کروڑ لوگوں کا ہے، عام آدمیوں کا ملک ہے.
اس کو لینے کے لیے آپ کو یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی. آپ نے نکلنا ہے میدان میں. اگر آپ نہیں نکلے تو یہ ملک ہمارے ہاتھ سے آدھا توڑا گیا. یہ تو ٹوٹا سن 71 میں اسی سوچ کی وجہ سے ٹوٹا. صحیح ہے سر, اس پہ سر مزید بات کرتے ہیں. ایک وقفہ ہے دوستوں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. امان اللہ خان پراچا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عام آدمی جو ہے اس کو آنا چاہیے سیاست میں. تو یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ موروثی سیاست ہے, باپ پھر اس کا بیٹا پھر اس کی فیملی, آگے سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو ایک عام آدمی کس طرح سے آئے, کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی فہیم صاحب فرما رہے تھے نا کہ نظام کی تبدیلی ہونا چاہیے. چہروں کی تبدیلی سے جو نا ملک کے اندر کبھی بھی چینج نہیں آئے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ریولیوشن ہے عام آدمی کو کر کے دکھانا ہوگا. عام آدمی کو نکلنا پڑے گا. اس کو اگر اس ملک کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو مستقبل کو بچانا ہے اور آگے پاکستان کو لے کر جانا ہے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک یہ تبدیلی, جو نظام کی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ موروثی سیاستدان ہے, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی اور دوسری سے تیسری بھی چلے جاتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا؟ مگر پھر بھی نظام شروع ہو تو چکا ہے نا تبدیلی کا. آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے, ان کا موروثی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کراچی میں کتنے لوگ ایسے امید ہیں جن کے پاس ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست سے. بات یہ ہے کہ میں بھی اس پارٹی کا حصہ تھا. تبدیلیاں جب ہم نے دیکھی کہ نہیں لا سکتے, ایسے باتیں ہیں, تو لوگ چھوڑتے چلے گئے. اس جماعت کے اندر بھی وہ تمام وہی موروثی لوگ ہیں جو پچھلی دوسرے دورے حکومت میں موجود تھے. ایسے لوگوں کی موجودگی میں جہاں پہ ان کا انٹرسٹ کلیش کرتا ہو, کبھی بھی عوام کو حکومت نہیں دیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سر. ضروری ہے کہ عام آدمی کو نکلنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ سر, آپ تشریف لائے. کم وقت میں جتنی بات ہو سکی آپ نے وقت نکالا, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستوں, موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم نے ذرا بات چیت کی ہے امان اللہ خان صاحب سے. یقیناً آپ بھی ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوں گے, کچھ اختلاف بھی کرتے ہوں گے. جو بھی ہے اپنی رائے فیس بک پیج پہ ہمارے ضرور دیجیے گا. www.facebook.com/newscafe یہ ہمارا پتہ ہے. فہیم عباس کو, زہرا رضا کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.